Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. Today we are going to discuss the current affairs for March 12, 2019 एंड सबसे डिस्कशन शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं जो आप आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेदांगा। तो आपके ऑप्शंस है श्रुति, स्मृति, निरुक्ता या संहिता। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेदांग एंड ऑप्शंस आर श्रुति, स्मृति, निरुक्ता और संहिता। Second question is, in the Constitution of India, promotion of international peace and security is included in. In the Constitution of India, promotion of international peace and security is included in the preamble of Constitution, directive principles of state policy, fundamental duties या 9th schedule. Third question is, acid rain is caused by the pollution of environment by. Acid rain is caused by the pollution of environment by carbon dioxide and nitrogen, carbon monoxide and carbon dioxide, ozone and carbon dioxide, nitrous oxide and sulfur dioxide। तो आप इन तीन क्वेश्चंस के आंसर करिएगा। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है पेज नंबर 1 में, वो है एससी में सेंट प्ली चैलेंजिंग कोटा बिल टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कोटा बिल क्या था और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाई थी सरकार। इसका पर्पस क्या था? द बिल प्रोवाइड्स फॉर 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड इन द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। एंड ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किन आर्टिकल्स में चेंजेस लाएगा? सो इट विल ब्रिंग चेंजेस इन आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट विल एड क्लॉजेस एम्पावरिंग गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था जिसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। यूथ फॉर इक्वालिटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने चैलेंज किया है एंड दे सेज दैट इट वायलेट्स द इक्वालिटी कोड विच इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। क्या बोलते हुए चैलेंज किया गया है कि इट वायलेट्स द इक्वालिटी कोड विच इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है ये किस केस में दिया गया था। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इज द नेम गिवन टू द बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि सबसे पहली चीज तो ये कि उसमें एटलीस्ट 5 जजेस होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड ये किस तरह के केसेस को डील करती है? द केसेस विच इन्वॉल्व द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और फॉर एनी केस रेफर टू सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो एसेंशियली 3 तरह के केसेस के लिए बनाई जा सकती है। सबसे पहला, कोई ऐसा लॉ का ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए। एंड थर्ड जो है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए। तो इन 3 चीजों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जा सकती है। इसका आर्टिकल कौन सा है? इट इज आर्टिकल 145(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 145(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनती है, ये ध्यान रखिएगा। और बनाता कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एंड रेफर केसेस टू इट। तो ये ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द केसेस आर रेफर्ड टू इट बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमने देखा 2 चीजों को, एक तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को देखा, इसके बाद हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। उसमें 5 जजेस होते हैं, 3 केसेस हैं। अंत बनाता कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 145 क्लॉज 3। तो ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इसके बाद जो यहाँ पे एक न्यूज है, समझौता ब्लास्ट वर्डिक्ट्स डेफर टू मार्च 14। तो यहाँ पे हम समझौता एक्सप्रेस के बारे में देख लेते हैं। समझौता एक्सप्रेस क्या है? समझौता एक्सप्रेस इज अ बाई वीकली ट्रेन बिटवीन दिल्ली एंड अटारी इन इंडिया एंड लाहौर इन पाकिस्तान। तो ये समझौता एक्सप्रेस इज अ ट्रेन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो 2 स्टेशन इंडिया के इंपॉर्टेंट हैं, दिल्ली एंड अटारी, एंड पाकिस्तान में लाहौर तक। एंड द ट्रेन वॉज स्टार्टेड ऑन 22 जुलाई 1976 फॉलोइंग द शिमला एग्रीमेंट। तो कब शुरू हुई थी? ध्यान रखिएगा, ट्रेन वॉज स्टार्टेड ऑन 22 जुलाई 1976 फॉलोइंग द शिमला एग्रीमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में, समझौता एक्सप्रेस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। जो अगली न्यूज है, 1 मोर चार्जशीट फाइल्ड अगेंस्ट नीरव मोदी। तो यहाँ पे चार्जशीट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन मेंशन्ड है दैट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में देख लेते हैं कि किस तरह की बॉडी है। तो ध्यान रखिएगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लोग आते हैं
और वो एक साथ काम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एंड इसका बेसिक फंक्शन क्या है, ये दो एक्ट हैं जिनको एनफोर्स करती है। तो पहला एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999, एंड जो दूसरा एक्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट लागू करवाता है वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सो एसेंशियली देयर आर टू एक्ट्स विच आर एनफोर्स्ड बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। फर्स्ट वन इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड सेकेंड वन इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके अलावा इसमें ध्यान रखिएगा कि ये बनी थी 1956 में एज एनफोर्समेंट यूनिट, एंड उस समय कौन सा एक्ट चालू था, वो था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के अंदर इसको बनाया गया था इन 1956 एज एनफोर्समेंट यूनिट, एंड 1957 में इसका नाम बदल दिया गया था एज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। सो इन 1957 इट्स नेम वाज चेंज्ड एज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अभी इसके चेयरमैन कौन है, संजय कुमार मिश्रा इसके करंट चेयरमैन है। एंड इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमने देख लिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में, दो एक्ट फेमा एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये मतलब एनफोर्स करती है, ये ध्यान रखिएगा। एंड इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, DGCA इशूज एडवाइजरी फॉर बोइंग 737 मैक्स 8। तो यहाँ पे हम DGCA के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। DGCA का फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, इसलिए बार बार बताया जाता है। तो इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। एंड इसके फंक्शन क्या है, इट इन्वेस्टिगेट्स एविएशन एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स। तो अगर एयरप्लेन से रिलेटेड कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, तो वो है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एक तरह की रेगुलेटरी बॉडी है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये हमने देख लिया DGCA के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, सेम आप मेरे साथ मूव करते रहिए। एंड यहाँ पे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो है गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ध्यान रखिएगा, गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन गुजरात, और यहाँ पर जो है वो एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे एक पेड़ का नाम लिखा हुआ है, वन ट्री इज मेंशन, दैट इज पलास ट्री, एंड रिमेंबर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो जब सारे के सारे ट्रीज अपने लीव्स शेड करने लगते हैं तब भी पलास में लीव्स लगे रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पलास ट्री इट इज कॉल्ड एज फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये हो गया इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये जो न्यूज़ है इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने को ध्यान रखना है कि वुड स्नेक के बारे में ध्यान रखना है कि इट इज एंडेमिक टू मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु, ठीक है, एंड पेरियार टाइगर रिजर्व एरिया ऑफ केरला। तो वुड स्नेक के बारे में ध्यान रखिएगा, इट इज एंडेमिक टू मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे हमने दो चीजें ध्यान रखिएगा, मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन तमिलनाडु एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इज इन केरला। तो अगर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी के पेपर में आता है और आपको मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेट करना या पॉइंट लगा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा कि वो तमिलनाडु में है एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इज इन केरला। इसमें इतनी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आगे बढ़िए, आप पेज नंबर 2 पे आ जाइए। यहाँ पे तो ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट, एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्रोसिक्यूशन चैलेंजेस 4 फिल्म स्टार्स एक्विटल इन ब्लैक बक केस। तो हम लोग यहाँ पे ब्लैक बक के बारे में देख लेते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हंटिंग ऑफ ब्लैक बक इज प्रोहिबिटेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और यहाँ पर मैंने इसलिए मेंशन किया है ब्लैक बक शेड्यूल 1, ताकि यूपीएससी क्या करता है, कई बार हमसे क्वेश्चन पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट मेंशन्ड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड। तो ध्यान रखिएगा, ब्लैक बक इज मेंशन्ड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड इट्स हंटिंग इज प्रोहिबिटेड। इसके अलावा इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन के रीजंस देख लेते हैं। तो रीजन था ओवर हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटाट डिग्रेडेशन। यूपीएससी कई बार ऐसा भी करता है कि आपसे पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक बक। तो ध्यान रखिएगा, ओवर हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटाट डिग्रेडेशन, ये 3 कारण है ब्लैक बक के पॉपुलेशन कम होने का, ठीक है। तो इस पेज पे ये न्यूज़ थी ब्लैक बक के बारे में। आगे बढ़िए, आ जाइए पेज नंबर 3 पे। यहाँ पे बिल यूनाइट्स बीजेपी राइवल्स एलाइज इन नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिटीजनशिप बिल अमेंडमेंट बिल 2016 हैज़ बीन लैप्स्ड, क्योंकि वो लोकसभा में तो पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया एंड लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो इस कारण से ये बिल लैप्स कर गया है। तो बिल क्या था,
Bill seeks to grant citizenship to people without valid documents from 6 communities, essentially non-Muslims, that is Hindus, Parsis, Christians, Buddhists, Jain and Sikh from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh after 6 years of residence in the country. तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एसेंशियली क्या है कि जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में, अगर वो 6 साल से भारत में रह रही है तो उनको सिटीजनशिप देने के फेवर में था। इसका बहुत ज़्यादा इट वाज स्ट्रांगली अपोज्ड इन नॉर्थ ईस्ट, तो ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में। जो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर वो ये है कि असम हैज़ गॉट 14 लोकसभा सीट्स। तो जैसे जैसे लोकसभा इलेक्शन होगा हम लोग हर एक स्टेट का लगभग इतनी बार सुन लेंगे कि हमको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड कई बार यूपीएससी पूछ लेता है कि मैच द कॉलम के रूप में कि उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल और नंबर ऑफ सीट्स कितनी कितनी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा असम हैज़ गॉट 14 लोकसभा सीट्स। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक नाट इंपॉर्टेंट है, दंड नाट। इट इज द एनुअल फेस्टिवल ऑफ पेनेंस इन उड़ीसा। ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो एनुअल दंड नाट इज द एनुअल फेस्टिवल ऑफ पेनेंस इन उड़ीसा। एंड ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज देयर इज अ फियर दैट there are thousands of male devotees leave their home and become members of the Dandnath troops to take up nomadic life for 21 days till Mahavi Shubh Sankranti that falls on April 14. And it is feared that because of this practice many of them would not enter the polling booth. क्योंकि ये लोग इस ट्रूप का हिस्सा होंगे, so they might not participate in the upcoming election of लोकसभा in 2019। तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ये एक टेंशन वाली बात है वहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के लिए, टू हाउ टू इंश्योर देयर पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि दंडनाट इज द एनुअल फेस्टिवल ऑफ पेनेंस ऑफ उड़ीसा एंड इट इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। एंड इससे जो प्रॉब्लम हो रही थी वो है पार्टिसिपेशन से रिलेटेड। तो इसको हैंडल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि वहाँ आप लोकल इनिशिएटिव ले सकते हैं, ठीक है। तो दंडनाट के बारे में ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस पेज में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी। इस पेज पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। यहां पे हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, वैनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, वैनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन केरला। तो लोकेशन आप जरूर ध्यान रखिएगा। आज हमने इससे पहले भी मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी थी जो तमिलनाडु में थी। पेरियार टाइगर रिजर्व इज इन केरला। अगेन वैनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन केरला। तो इस तरह से अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो आपको लोकेशन बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वैनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन केरला एंड इट इज पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार यूपीएससी क्या करता है कि आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क आर पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो ध्यान रखिएगा, वैनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे पेज नंबर 6 पे, असम सीईओ पीपल इन इलेक्टोरल रोल्स कैन वोट। तो यहाँ पे जो एक टर्म यूज किया गया है वो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है क्या? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इज द लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन्स ऑफ असम, ठीक है। तो उसमें जो असम के जो नागरिक हैं उनका नाम मेंशन्ड है एंड इट वाज प्रिपेयर्ड इन 1951 फॉलोइंग द सेंसस ऑफ 1951। एंड कंडीशंस क्या है कि जिससे आपका नाम एनआरसी लिस्ट में होगा? तो सबसे पहले कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ नेम इन द लेगेसी डाटा, ठीक है। तो ये लेगेसी डाटा क्या होता है? लेगेसी डाटा इज द कलेक्टिव लिस्ट ऑफ द एनआरसी डाटा ऑफ 1951 एंड द इलेक्टोरल रोल्स अप टू मिडनाइट ऑफ 24 मार्च 1971। तो लेगेसी डाटा दो चीजों से मिलकर बना है, एनआरसी डाटा ऑफ 1951 एंड जो जिस किसी का भी नाम इलेक्टोरल रोल में था टिल 24 मार्च 1971, इन दोनों को मिला करके लेगेसी डाटा बनता है। एंड सेकेंड वन इज प्रूविंग लिंकेज विद द पर्सन हुज नेम अपीयर्स इन द लेगेसी डाटा। तो अगर लेगेसी डाटा में आपके मम्मी पापा दादा दादी किसी का नाम है तो आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, एनआरसी की प्रोसेस कब ली गई थी? वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 2013 में। आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ एनआरसी अपडेशन वाज टेकन। और यहाँ पर हुआ क्या था कि लोगों को लग रहा था कि जिनका भी नाम एनआरसी में नहीं है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में, उनको वोट करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है असम के, उन्होंने कहा है कि जिनका भी नाम इलेक्टोरल लिस्ट में है उन सबको वोट करने दिया जाएगा। तो ये हो गया एनआरसी के बारे में। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग नियामगिरी के बारे में।
तो नियामगिरी ध्यान रखिएगा कि दे आर लोकेटेड इन उड़ीसा, तो ये एक लोकेशन ध्यान रखिएगा नियामगिरी हिल्स की उड़ीसा में। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है डोंगरिया कोंद कम्युनिटी, उसके बारे में ध्यान रखिएगा कि दे आर द हैबिटेंट ऑफ नियामगिरी हिल्स। तो डोंगरिया कोंद कम्युनिटी आर रेसिडेंट ऑफ नियामगिरी हिल्स एंड दिस कम्युनिटी इज इंक्लूडेड इन पर्टिकुलरली वल्नरेबल कैटेगरी। तो ये भी ध्यान रखिएगा डोंगरिया कोंद के बारे में कि दे आर पार्ट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल कैटेगरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 6 हो गया, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। चलिए आ जाते हैं पेज नंबर 7 पे। यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आगे बढ़िए, पेज नंबर 8 पे एडिटोरियल पे आ जाते हैं। तो जो सबसे पहला एडिटोरियल था, इट वॉज ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन लास्ट 70 ईयर्स एंड व्हाट आर द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ वोटर्स। तो जो परफॉर्मेंस कैसी रही है इंडियन डेमोक्रेसी की इन द लास्ट 70 ईयर्स एंड व्हाट आर द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो एडिटोरियल हाईलाइट्स दैट इन द लॉन्ग टर्म इंडियन डेमोक्रेसी हैज एक्सपेंडेड इट्स स्कोप थ्रू वाइडनिंग रिप्रेजेंटेशन, डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एसेंशियली क्या है कि इन द लास्ट 70 ईयर्स इंडियन डेमोक्रेसी हैज स्ट्रेंथेंड इटसेल्फ by widening its representation, by devolving power at the through 73rd and 74th constitutional amendment acts, we all know about them, as well as the redistribution of resources. India has tried to redistribute resources to the local people. ऐसे लोगों को जो गरीब थे उनको और एम्पावर किया गया है, इसीलिए आज हमारी शायद बीपीएल की जो पॉपुलेशन है डेट इज एट 21%। तो ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। लेकिन अभी चैलेंजेस क्या है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए इस इलेक्शन में? सबसे पहला चैलेंज है डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, जो फेक प्रोपोगेंडा चल रहा है उससे लड़ना। दूसरा है करप्शन। तीसरा है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो जो वुमेन है या माइनॉरिटीज हैं या दलित्स हैं, उनका जो मतलब बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है उसको हैंडल करना। फोर्थ वन इज यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर इन इलेक्शंस, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। फिफ्थ चैलेंज इज अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटीज। तो वुमेन का आप देखिए अगर तो 16th लोकसभा में भी बहुत कम रिप्रेजेंटेशन था, माइनॉरिटीज का तो उससे भी कम रिप्रेजेंटेशन है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा डिवाइसिव मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज, तो ये एक तरह का जो कम्युनल पोलराइजेशन किया जाता है एंड की मेजोरिटी जो कम्युनिटी है वही सही बोल रही है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो एडिटोरियल बोल रहा है कि द वल्नरेबिलिटीज ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी हैव बीन मोर प्रोनाउंस्ड इन द लास्ट 5 years एंड कोर वैल्यूज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी आर बीइंग चैलेंज, ठीक है। तो कोर वैल्यूज जो है इंडियन डेमोक्रेसी की, दैट इज लाइक इंक्लूसिवनेस and allowing everyone to participate, debating, dissenting, these are under challenge in the last 5 years. This is the view of editor. And editorial asks political parties to desist from communal polarization and uphold the voters trust in democracy, ठीक है। तो editorial बोल रहे हैं कि आप जो है मतलब वोटर्स का ट्रस्ट मत तोड़िए, बिकॉज इट इज द ट्रस्ट ऑफ द वोटर्स दैट इज अपहोल्डिंग द इंडियन डेमोक्रेसी एंड दिस शुड बी सैक्रोसेंट एंड नो वन शुड ब्रेक दैट ट्रस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे हमने मेजरली जो है प्रॉब्लम्स देखी हैं। प्रॉब्लम्स जरूर ध्यान रखिएगा, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, करप्शन, डिसएनफ्रेंचमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटीज एंड डिवाइसिव मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज, ठीक है। तो अगर मेंस में आपसे पूछ लिया जाए व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, तो आप इन्हीं सारे पॉइंट्स को लिख दीजिएगा, ठीक है। लीड आर्टिकल देख लेते हैं, अ कॉम्प्रोमाइज इज स्टिल पॉसिबल। तो ये आर्टिकल एसेंशियली था कि इन विच सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस टू फाइंड सॉल्यूशन थ्रू मीडिएशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने रिसेंट जजमेंट में बोला कि जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का डिस्प्यूट है उसको दोनों कम्युनिटीज, हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज, शुड सॉल्व इट थ्रू मीडिएशन। लेकिन ऑथर का मानना है कि इट इज अ गुड स्टेप फॉर मेंटेनिंग कम्युनल हार्मनी, बट देयर आर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। फर्स्ट वन इज द चॉइस ऑफ द मीडिएटर। तो ऑथर का मानना है कि मीडिएटर शुड बी अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी, और यहाँ पे जो एक मीडिएटर श्री रविशंकर जी को बनाया गया है, ये थोड़ा एक गड़बड़ काम है, because he has made earlier public pronouncements that Muslims should leave the site by themselves. So Shri Ravi Shankar cannot be called as a neutral third party because he has already said that Muslims should leave that site. तो एक तरह से वो biased हैं, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे उन्होंने इशू रेज एफिकेसी ऑफ द मीडिएशन मैकेनिज्म, कि ऐसी सिचुएशन में जब केस इतना आगे बढ़ चुका है उसमें मीडिएशन कितना ही काम करेगा, ठीक है, इसको लेकर के है। एंड
उनका जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि मीडिएशन कैन नॉट बी डन इन अ रिप्रेजेंटेटिव सूट विच इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पर्संस हु आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द कोर्ट। तो मीडिएशन एसेंशियली आप दो पार्टीज के बीच में करा सकते हैं, जो कि दोनों के दोनों को कोर्ट में बुलाया जा सके या कहीं भी बुलाया जा सके, उनको बैठाया जा सके। लेकिन यहाँ पे जो केस है वो पब्लिक इमोशंस का है, तो हो सकता है कुछ हिंदू सेटिस्फाइड ना हो सकता है कुछ मुस्लिम सेटिस्फाइड ना हो, और सारे के सारे हिंदूज और मुस्लिम्स को तो नहीं बुलाया जा सकता है कोर्ट में। तो इसलिए ये जो है मीडिएशन वाला स्टेप जो है ऑथर को थोड़ा सही नहीं लग रहा है। तो इन्होंने क्या सॉल्यूशन ऑफर किया है कि offered the solution of win-win for both parties, that is RSS and other organizations like Vishwa Hindu Parishad should assure the Muslims that they would not stake claim to other disputed sites and Muslims should give up their claim on the Babri Masjid। ठीक है, तो इन्होंने दोनों पार्टियों को बोला है कि RSS और VHP जो है वो एश्योर करें कि they would not stake claim to other disputed sites and at the same time Muslims should also give up their claim on the Babri Masjid। तो इस तरह से दोनों के बीच में हार्मनी बनी रहेगी। तो ये एसेंशियल ये आर्टिकल के बारे में था। जो सेकेंड आर्टिकल था हमारा वो था लेट देम टेक फ्लाइट, इट इज नॉट लेट टू डिक्लेयर द तेजस एंड कावेरी प्रोजेक्ट्स एज नेशनल मिशंस। ठीक है, तो यहां पर ऑथर का सेंट्रल आर्गुमेंट ये है कि वी शुड डिक्लेयर तेजस एंड कावेरी प्रोजेक्ट एज नेशनल मिशंस इफ वी वांट टू डेवलप आवर इंडिजिनस मिलिट्री प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तेजस जो है, तेजस हैज रिसीव्ड इट्स लॉन्ग अवेटेड फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस विच मींस दैट इट इज कॉम्बैट can be exploited to the limits of its approved envelope। ठीक है, तो यहाँ पे तेजस को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल गया है जिसके जरिए अब तेजस जो है वो यूज किया जा सकता है। लेकिन ऑथर का कहना है कि जब तक हम लोग अपना सेल्फ इंजन नहीं डेवलप कर लेते हैं, तो कावेरी वाला जो मिशन था दैट वाज मिशन फॉर डेवलपिंग टर्बोजेट इंजन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा जब तक इंडिया अपना खुद का इंजन डेवलप नहीं कर लेगा जिससे कि हम अपने फ्लाइट्स को पावर कर सके, तब तक हमको बाहर से बाहर टेक्नोलॉजी जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑथर का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट यही है कि वी शुड डिक्लेयर दीज टू प्रोजेक्ट्स एज नेशनल मिशंस एंड देन ओनली वी कैन हैव आवर ओन इंडिजिनस कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तेजस प्रोजेक्ट्स, कावेरी जो प्रोजेक्ट है वो है टर्बोजेट इंजन को डेवलप करने के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। इसके बाद जो हमारा सेकंड एडिटोरियल है वाज ऑन ईजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट बाय सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आजकल पूरे वर्ल्ड ओवर फ्रॉम यूएस टू यूरोप टू चाइना टू इंडिया ऑल ओवर द सेंट्रल बैंक्स आर ईजिंग देयर इंटरेस्ट रेट्स टू बूस्ट ग्रोथ। ठीक है, तो स्लो डाउन जो आ रहा है उसको काउंटर करने के लिए सारे के सारे सेंट्रल बैंक जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट ईज कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट अपना घटा रहे हैं सो दैट पीपल कैन हैव मोर मनी एंड दे कैन स्पेंड इट एंड देन देयर विल बी मोर ग्रोथ इन इकोनॉमी। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक जो टर्म आया था वो है हॉकिश। तो हॉकिश के बारे में ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई भी सेंट्रल बैंक अगर अपने रेट्स को टाइट करता है या बढ़ाता है तो उसको हॉकिश स्टैंड, एंड अगर वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करता है या घटाता है तो उसको डॉविश स्टैंड बोला जाता है। ठीक है, तो हॉक एंड डोव ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो टर्म्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऑपरेट पेज पे ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, टू अफ्रेड टू मेक अ फोन कॉल। और यहाँ पे ये जो आर्टिकल है वो हमारे लिए अच्छा है, अ केस फॉर एग्रेसिव डिप्लोमेसी। ठीक है, तो दिस आर्टिकल वाज व्हाट एक्शंस इंडिया शुड टेक टू हैंडल पाकिस्तान। ठीक है, तो हर बार क्या होता है कि हम पाकिस्तान से ऐसा करेंगे वैसा करेंगे या मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस ले लेंगे और उसके बाद फिर करतारपुर कॉरिडोर के बारे में बात भी करते रहेंगे। तो पाकिस्तान इज अ टू कॉम्प्लिकेटेड स्टेट टू हैंडल फॉर इंडिया एंड ऑथर सेज दैट पाकिस्तान इज एसेंशियली अ मिलिट्री स्टेट। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान इज अ मिलिट्री स्टेट एंड इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच स्टेट टू बिहेव रीजनेबली। ठीक है, तो ऐसे स्टेट से आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते हो कि वो सही से या मतलब इंटरनेशनल ऑर्डर को मानेगा। ठीक है, तो he further highlights that whatever action Pakistan is taking against terrorists is due to sanctions being imposed by FATF, that is Financial Action Task Force, and not because of Indian pressure। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मतलब जो भी पाकिस्तान एक्शन ले रहा है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेशर के कारण ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर ने क्या सॉल्यूशन दिया है, उन्होंने बोला है कि इंडिया शुड डेवलप कोवर्ट कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो इंडिया शुड डेवलप इट्स कोवर्ट कैपेबिलिटीज। और दूसरा है कि परसिस्टेंट डिप्लोमेसी। ठीक, कि हमको ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब टेररिस्ट अटैक होगा फिर हम पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक एक्शन लेंगे और उसके बाद नहीं, हमको पाकिस्तान पर कॉन्स्टेंटली प्रेशर बना के रखना चाहिए इवन विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ टेररिस्ट अटैक, दैट दे शुड नॉट हार्बर एनी सॉर्ट ऑफ टेररिज्म।
ठीक है। इसके बाद जो तीसरा सोल्यूशन उन्होंने दिया है वो इंटरनल है कि ट्राई टू विन ओवर कश्मीरी पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये 3 सॉल्यूशंस आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड इन्होंने मतलब यही बोला है कि एग्रेसिव डिप्लोमेसी, दैट इज इंडिया शुड नॉट वेट फॉर टेररिस्ट अटैक टू लॉन्च इट्स डिप्लोमेटिक अटैक ऑन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 10 पे आ जाइए। 10 पे यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए वो है इंडिया इज वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, ठीक है। तो इंडिया जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स खरीदने वाला देश है। सबसे पहला कौन सा है, तो लार्जेस्ट इंपोर्टर इज सऊदी अरेबिया विच अकाउंटेड फॉर 12% ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। एंड ये रिपोर्ट किस पीरियड के लिए आई है, ये रिपोर्ट आई है 2014 से 18 को लेकर के, ठीक है। तो इंडिया वाज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स इन 2014 एंड 18। एंड ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, स्टॉकहोम बेस्ड इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट पब्लिश की है। एंड हमारा जो सबसे बड़ा जिससे हमने सबसे ज्यादा आर्म्स खरीदे हैं वो कौन सा देश है, वो है रशिया। रशिया अकाउंटेड फॉर 58% ऑफ इंडियाज आर्म्स इंपोर्ट इन 2014 टू 18 कंपेयर्ड विद 76% इन 2009 टू 13। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो डिक्लाइन हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी कई बार ऐसे ही स्टेटमेंट्स को उठाता है और पुट कर देता है कि रशिया से इतने % का डिक्लाइन हुआ है, या जनरल स्टेटमेंट दे देगा कि इंपोर्ट ऑफ आर्म्स फ्रॉम रशिया हैज इंक्रीज। तो ध्यान रखिएगा ये गलत है। इंपोर्ट फ्रॉम रशिया हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 76% टू 58%, ये ध्यान रखिएगा। एंड हमारा जो इंपोर्ट है वो बढ़ा है इजराइल से, यूएस से और फ्रांस से इस पीरियड में। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया का जो इंपोर्ट है रशिया से वो घटेगा। इन द कमिंग 5 years इट विल इंक्रीज बिकॉज इंडिया हैज साइंड a number of deals with Russia such as S-400 air defense system, 4 stealth frigates, AK-213 assault rifles and number of other things like second nuclear attack submarine and Kamov 226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। तो इसके कारण से जो है इंडिया का इंपोर्ट रशिया से कमिंग ईयर्स में बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो न्यूज़ हमारे लिए थी, इंडिया इज वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। सबसे बड़ा कौन है, सऊदी अरेबिया। बिटवीन 2014 एंड 18 की ये रिपोर्ट है, किसने पब्लिश की है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पब्लिश की है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल न्यूज़ है, इस कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो एक न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है थर्ड ट्रम्प किम मीट लाइकली। तो हम देख लेते हैं कि इससे पहले की 2 मीट कहाँ हुई थी। इससे पहले की जो मीट है 12 जून को ऑन 12 जून सिंगापुर में हुई थी। एंड सेकेंड मीट वॉज हेल्ड इन रिसेंटली इन वियतनाम, हनोई, जो उनकी कैपिटल है वियतनाम की, वहाँ पे हुई थी, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चाइना स्टिल रिलक्टेंट ऑन लिस्टिंग अजहर। तो यहाँ पे जो एक कमिटी का नाम बहुत ज़्यादा आता है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 कमेटी, ठीक है। तो इस कमेटी के बारे में आज हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 कमेटी के बारे में। तो सबसे पहले ये बनी कब थी, ये 1999 में बनी थी, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अलकायदा एंड तालिबान सैंक्शंस कमेटी, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या है 1267 कमेटी का, अलकायदा एंड तालिबान सैंक्शंस कमेटी। इसका पर्पस क्या था, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ ओवरसीइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सैंक्शन मेजर्स इंपोज्ड ऑन तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान फॉर इट्स सपोर्ट ऑफ ओसामा बिन लादेन, ठीक है। तो जब ये बनी थी तब इसका तालिबान के ऊपर नजर रखना था और उनके जो मेंबर्स थे उनको उनका जो भी ऑपरेशन था या मूवमेंट था उसके ऊपर कंट्रोल करना था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बट लेटली इट हैज बीन मॉडिफाइड एंड अदर इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन 1267 कमेटी, ठीक है। एंड इसके असर क्या होगा कि अगर किसी भी मेंबर का नाम या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल का नाम अगर 1267 कमेटी में आ जाए तो क्या होगा, इफ एन इंडिविजुअल और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट इट हेल्प्स इन रिस्ट्रिक्टिंग देयर मूवमेंट, फाइनेंशियल पेनल्टीज एंड एसेट्स फ्रीज एमंग अदर्स, ठीक है। तो मूवमेंट के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो, उनके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टीज लगा सकते हो, एज वेल एज उनके एसेट्स भी फ्रीज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो कमेटी है वो उसमें मेंबर्स कौन है, 1267 कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो ऑल 15 सिक्योरिटी काउंसिल। एंड इसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो कंसेंसस बेस्ड होती है और यही कारण है कि चाइना इसको ब्लॉक कर पा रहा है, क्योंकि अगर एक भी मेंबर अगर उसके खिलाफ वोट कर दे तो फिर वो रेजोल्यूशन या उस मेंबर का या उस इंडिविजुअल का नाम उस लिस्ट में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। एंड इसकी जो फंक्शनिंग है वो बहुत ही ज्यादा ओपेक टाइप है, सीक्रेट वोटिंग होती है। तो इसलिए इंडिया चाहता है कि इसकी जो वोटिंग है और जो फंक्शनिंग है उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट किया जाए और वोटिंग शुड बी ओपन सो दैट एवरीवन शुड नो विच कंट्री इज सपोर्टिंग द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप 1267 कमेटी के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाते हैं यहाँ पे
एसआर स्टील एक्स डायरेक्टर्स मूव एनसीएलटी अगेंस्ट ट्राइब्यूनल ऑर्डर। तो कल भी हम लोगों ने नेशनल इस एक केस के बारे में देखा था कि किस तरह से जो एसआर स्टील का रेजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर हुआ है, अब जो है उसकी अपील जो है वो एनसीएलटी में कर दी गई। एनसीएलटी क्या है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। एंड कल भी मैंने बताया था कि यही कारण है कि इस सारे केसेस में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। तो जो टाइम पीरियड है वो 270 डेज का है कि आपको रिजॉल्व करना है, लेकिन उसके बाद जो एनसीएलटी में जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो इस तरह से जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो अभी भी बहुत ज्यादा लेंदी है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में। ये कब बनी थी? इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो इसका जो एक्ट है वो है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, सेक्शन 410, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एंड 1 जून 2016 के बाद से इसने अपने सारे केसेस देखना शुरू किए। ठीक है, एंड ये किस किस के केसेस में अपील सुनता है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के मामले में सुनेगा अपील्स को। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की भी अगर कोई अपील्स है तो वो एनसीएल के पास जाएगी। एंड इसके अलावा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ भी अगर कोई है तो वो एनसीएलटी दैट इज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से केसेस हैं? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर इन तीनों के केसेस की आपको अपील करनी है तो कहां जाएगी? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में। ठीक है, एंड कल जो एक चीज रह गई थी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के बारे में, वो इरादी कमेटी के बाद नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बनाया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया एनसीएलटी के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है एज सच, और ये देख लेते हैं इंडिया रैंक्स 11th इन गोल्ड होल्डिंग। ठीक है, तो इंडिया विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड कंज्यूमिंग कंट्री है। ठीक है, तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड एंड इसके पास एट प्रेजेंट इंडिया हैज 11th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स एट 607 टन्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने पब्लिश की है। ठीक है, और सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है? सबसे ज्यादा गोल्ड है यूनाइटेड स्टेट्स के पास 8133 टन्स। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, इंडिया की पोजीशन कितनी है? 11th। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल के बारे में दिया हुआ है, तो हम लोग डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल के बारे में आज देख लेते हैं कि ये होते क्या है और इनको किस एक्ट के अंदर बनाया गया था और क्या काम करते हैं। ठीक है, तो डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स वर एस्टेब्लिश्ड टू फैसिलिटेट द डेप्ट रिकवरी इन्वॉल्विंग बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद देयर कस्टमर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बैंक्स को अगर किसी भी इंडिविजुअल या फिर मतलब ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अगर इनके साथ कोई भी लोन लिया है उन्होंने 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का, तो उसके लिए बैंक्स जो हैं वो डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स के पास जाते हैं। ठीक है, और ये बने कब, किस एक्ट के अंदर में बने थे? रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट RDBBFI ऑफ 1993। ठीक है, और इसमें जो लोन्स हैं वो एबव ₹10 लाख के लिए बैंक्स जो है वो इंडिविजुअल या अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स के केसेस को लेकर के डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल के बारे में जा सकते हैं। और जो कंपनीज हैं उनके लिए आपको कहां जाना होता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास। ठीक है, तो उसका रेजोल्यूशन कौन करेगा? एनसीएलटी करेगा। एंड जो इंडिविजुअल्स एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स हैं उनका रेजोल्यूशन कौन करेगा? डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल के बारे में। ठीक है, और इस पेज में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, स्पोर्ट्स सेक्शन में भी कोई खास न्यूज़ नहीं आई थी आज। एंड यहाँ पे जो एक है प्लास्टिक इन फोकस एंड यूएन इन्वायरमेंट फोरम। ठीक है, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की एक असेंबली हो रही है, स्पेशल असेंबली ऑन प्लास्टिक। ठीक है, तो ये नैरोबी में हो रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे एक चीज़ हमको करना है वो ये है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका एलिमिनेशन कब तक किया जाना है? उसका एलिमिनेशन 2030 तक किया जाना है। ठीक है, तो 2030 इज द टाइम फॉर एलिमिनेटिंग द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसके बारे में। तो आज का न्यूज़ एनालिसिस यहीं पे खत्म होता है। आई होप यू ऑल वुड शुड हैव लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम्स मेड सिंपल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।